तो ओवरऑल अप्रोच क्या होगी वो छोड़े, मैं बताता हूं, आपने बस इसका टेबल समझना है। मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लेके जाऊंगा, अगर आपको वो फॉर्मेट समझ आ गया तो यकीन माने ईपीएस का सवाल वो होगा कि जब आप आई कैब हॉल में जाएंगे इंशाल्लाह से, आप आई कैब हॉल में बैठेंगे, बैठते साथ सबसे बड़ा सवाल आप ईपीएस से करने काबिल होंगे अगर आपको ये फॉर्मेट समझ आ गया। सिंपल ये क्या है, आपकी फॉर्मेट रिप्लेसमेंट है। ये मैं इस ओवरऑल अप्रोच अंग्रेजी में बाद में आऊंगा, मैं स्ट्रेट चलूंगा फॉर्मेट के ऊपर। देखिए हमने ईपीएस कैलकुलेट करना है। ईपीएस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा उसमें से जो भी मेरे पास प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करना है और डिवाइड करना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे। इसकी वर्किंग बनाएंगे और वर्किंग बना के ये हम अपना टेबल बना लेंगे जिसमें एक कॉलम होगा डेट का, डिस्क्रिप्शन का, नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर्स की तादाद का, टाइम फैक्टर का, और जो मेरे पास वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसका कॉलम जो है वो हमने क्या करना है यहाँ पे बना कर रखना है। तो ये टेबल आपने सीखना है, ये टेबल आपने याद करना। अगर आपको टेबल याद हो जाएगा ईपीएस आपके लिए बड़ा है आसान हो जाएगा। सवाल करते हैं पहला, कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। हमने ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 के लिए क्या करनी है, अपनी बेसिक ईपीएस जो है वो कैलकुलेट करनी है। सवाल है जी, संडे लिमिटेड हैज अ फाइनेंशियल ईयर। अब क्या है संडे लिमिटेड, फाइनेंशियल ईयर क्या है 31 दिसंबर। ईपीएस के सवाल में ईयर एंड आपने बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट करने हैं, बिकॉज जब सवाल आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का हो या आपका सवाल जो है वो ईपीएस का हो, इन दोनों में डेट्स जो हैं वो बहुत रेलिवेंट है कि किस तारीख के ऊपर कौन सा इवेंट हो रहा है, इसका आपको पता होना चाहिए। तो सवाल पढ़ते हुए आपने देखना है कि क्या है और किस तरह से है और किस तरह से चल रहा होगा, वो हमने यहाँ पे देखा। तो डेट्स, तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो हमने देखना है। तो ईयर एंड है 31 दिसंबर। ऑन 1 जनवरी 2013 देर वर 9 मिलियन ऑर्डनरी शेयर्स इन इशू। शेयर्स की तादाद दी हुई है। ऑन 1 मई 2013 एसएल इशूड 1.2 मिलियन शेयर्स एट अ फुल मार्केट प्राइस। ऑन 1 अक्टूबर 2013 एसएल इशूड अ फर्दर 1.8 मिलियन शेयर्स ऑल्सो एट फुल मार्केट प्राइस। और टोटल अर्निंग है 36,90,000 की। ये इसने हमें सवाल गिवन किया, सवाल रीड किया, सवाल समझ आया। इस सवाल से पहले ना मैं आपको एक चीज, हम थोड़ा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ईपीएस हमें पता है, ईपीएस का मतलब क्या है कि मेरे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट को डिवाइड करना है हमने अपने नंबर ऑफ शेयर्स पे, कि जो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं प्रॉफिट को उस पर डिवाइड करूंगा मेरे पास ईपीएस आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रॉफिट जो है वो 1,00,000 रुपये है और नंबर ऑफ शेयर्स टोटल जो मेरे पास थे वो थे जी साल के एंड के ऊपर 2 मिलियन। तो मेरे पास ईपीएस कितनी आएगी बताएं, पर शेयर अर्निंग कितनी आएगी। तो कैलकुलेटर निकालते हैं। मेरे पास मोबाइल है, आपके पास होना चाहिए कैलकुलेटर जब आप लेक्चर ले रहे हो। 1,00,000 को डिवाइड करेंगे हम 2 मिलियन के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 0.05 रुपीज पर शेयर। ये मेरी ईपीएस आ रही है, ऐसे ही है। इज दैट क्लियर? अब देखें, इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर मेरे शेयर्स एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 2 मिलियन थे और एट द एंड ऑफ ईयर भी 2 मिलियन ही रहे, कोई तब्दीली नहीं आई, तो मेरी ईपीएस यही बननी चाहिए जो मैंने लिखी है, ऐसे ही है ना। ओके, आगे चलते हैं। आपके साल के शुरू में शेयर्स थे 2 मिलियन, जब ओपनिंग बैलेंस आया और उसी दिन आपने 1 मिलियन शेयर्स इशू कर दिए मजीद। अब पूरा साल आपके पास कितने शेयर्स रहे हैं, 2 मिलियन के आपके पास ओपनिंग शेयर्स आ रहे थे, 1 मिलियन आपने मजीद उसी दिन पे इशू कर दिए हैं। तो पूरा साल आपके पास कितने शेयर्स मौजूद रहे हैं, 3 मिलियन शेयर्स मौजूद रहे हैं ना। तो अगर अब हम ईपीएस निकालें कि मेरा 1,00,000 रुपया प्रॉफिट था और मेरे पास शेयर्स कितने थे, 3 मिलियन थे, तो बताएं क्या जवाब आएगा, पर शेयर अर्निंग कितनी बनेगी, 0 पॉइंट। ये समझ आती है? जब हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये प्रॉफिट होता है हमारा हमेशा फॉर द ईयर, साल का। मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक पूरे साल में हमने ये प्रॉफिट कमाया है, ये प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, अगर मैंने लिखा है कि मेरा प्रॉफिट जो है 1,00,000 रुपया है, इसका मतलब पूरे साल में 1,00,000 रुपया मैंने अर्न किया। डन। अब
अर्निंग पर शेयर में इसको डिवाइड करना होता है हमने नंबर ऑफ शेयर से। इससे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने हैं। अब फॉर एग्जांपल ओपनिंग शेयर से मेरे पास 2 मिलियन के, मैंने जाके जुलाई में 1 मिलियन शेयर्स और इशू कर दिए। अब ईयर एंड आया, ईयर एंड में मेरे पास शेयर्स कितने हो जाएंगे? 3 मिलियन। तो अगर मैं इसको 3 मिलियन पे डिवाइड कर दूं, मेरी अर्निंग पर शेयर क्या आएगी? 0.03 यही आएगी। अगर मैं ये काम करूंगा, ये गलत है, ये गलत है। क्यों? हम कर रहे हैं अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट। क्या? अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट। खुद बताएं लॉजिकली, ये मेरे पास साल के एंड के ऊपर 3 मिलियन शेयर्स हैं। इन 3 मिलियन में से ये 2 मिलियन शेयर्स जो हैं, ये तो पूरा 1 साल के लिए अवेलेबल रहे हैं, पूरा साल अवेलेबल रहे हैं ना। अब प्रॉफिट भी फॉर द ईयर है, ये वाले शेयर भी फॉर द ईयर है, तो इनको तो ये अर्निंग देना बनता है। लेकिन जो ये वाले 1 मिलियन शेयर्स हैं, क्या ये मेरे पास पूरा साल अवेलेबल रहे हैं, पूरा साल मौजूद रहे हैं? अगर मैं टाइमलाइन ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास टाइमलाइन है। ये मेरे पास जनवरी आ रहा है, ये मेरे पास जुलाई आ रहा है, ये मेरे पास दिसंबर आ रहा है। प्रॉफिट मैं यहां से लेके यहां तक कमा रहा हूं। अब जो शेयर यहां से लेके यहां तक मौजूद हैं, उनके ऊपर तो प्रॉफिट देना बनता है। लेकिन जो शेयर्स मैंने इशू ही यहां पे की हैं, क्या इन शेयर्स के ऊपर जो मैंने यहां पे इशू कर रहा हूं, जो इससे पहले ये वाला प्रॉफिट है, इस अरसे का प्रॉफिट है, वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो इनको देना बनता है? खुद बताएं, जब ये शेयर्स, ये वाले 1 मिलियन शेयर्स ये जुलाई से पहले तो मौजूद ही नहीं थे, तो इसका मतलब जनवरी से लेके 30 जून तक का प्रॉफिट जो है, क्या वो इनके ऊपर देना वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आंसर इज नहीं रहेगा वैलिड। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको टाइम प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो ये 2 मिलियन शेयर्स तो मेरे पास पूरा साल अवेलेबल है, ये 12 के 12 महीने। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जवाब आ गया 2 मिलियन। ओके, अब ये 1 मिलियन शेयर्स कितना अर्सा मौजूद रहे हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने। तो इसको 6/12 करेंगे, क्या जवाब आएगा? 5 लाख। इसका मतलब मेरा पास जो वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो कितने हैं? 25 लाख हैं। अब अगर मैं अपना ईपीएस कैलकुलेट करूं तो वो ठीक होगा। 1 लाख मेरा प्रॉफिट था, 25 लाख के ऊपर मैं इसको अगर डिवाइड कर दूं, तो अब मेरे पास ईपीएस क्या आएगी जरा बताएं? 0.04। तो दिस इज द करेक्ट ईपीएस। इस तरह हमने क्या करनी होती है? अपनी अर्निंग पर शेयर जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। अब ये सवाल है, अब इस सवाल में अगर देखा जाए, 9 मिलियन शेयर 1 जुलाई को थे, फिर 12 लाख शेयर इशू किए हैं, फिर हमने दोबारा किए हैं। अब ये सवाल है, सवाल आपने पढ़ना है और आपने फौरन कहाँ भागना है? इस टेबल के ऊपर। देखिए सवाल में प्रॉफिट गिवन है 36,09,900। सवाल में हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 36,900,000। तो फौरी तौर के ऊपर प्रॉफिट लिख लो 36,900,000। ये प्रॉफिट हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब सवाल पढ़ो, डाटा फिल करो। 1 जनवरी आ जाए, यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 जनवरी। ओपनिंग शेयर्स हैं कितने? 9 मिलियन। तो यहाँ पे लिख लो जी, मेरे पास आगे ओपनिंग शेयर्स कितने हैं? 9 मिलियन। ओके, फिर 1 मई को हमने कितने शेयर इशू किए हैं? 12 लाख। 1 मई न्यू शेयर्स 12 लाख। फिर 1 अक्टूबर को हमने फर्दर शेयर इशू कर दिए हैं, कितने? 18 लाख। अब हमारे पास आ जाएगा 31 दिसंबर। ठीक है, सवाल पढ़ा, डाटा फिल कर लिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम आई किसी को? यहां तक कोई मुश्किल पेश आई किसी को? अब जरा मैं यहां पे आपको वापस लेके जाता हूं। स्टेप नंबर 2, ये वर्डिंग स्टैंडर्ड की है। हमने क्या करना होता है? हमने एक कैपिटल चेंज से दूसरे कैपिटल चेंज तक का डे काउंट करने होते हैं। एक कैपिटल चेंज से दूसरे कैपिटल चेंज तक जो है वो हमने डेज काउंट करने हैं। देखें क्या मतलब हुआ, ध्यान से फोकस होकर जरा सुनिएगा इस चीज को, आगे जाके आपकी इस पे ग्रिप बन जाएगी।
एक कैपिटल चेंज से दूसरे कैपिटल चेंज का मतलब क्या है, एक कैपिटल चेंज से दूसरे कैपिटल चेंज का मतलब क्या है वो देखिएगा। साल के शुरू में मेरे पास कितने मिलियन शेयर्स थे? 9 मिलियन शेयर्स थे। फिर मैंने यकम मई को 12 लाख शेयर्स मजीद इशू कर दिए। जब मैंने यकम मई को 12 लाख शेयर्स मजीद इशू कर दिए, अब मेरे पास टोटल शेयर्स 9 मिलियन है कि 10 मिलियन हुए? बताएं जरा। मेरे पास साल का शुरू था, उसमें 9 मिलियन शेयर्स थे। अब 9 मिलियन जनवरी के महीने में रहे, 9 मिलियन शेयर्स थे फेब के महीने में, 9 मिलियन थे मार्च के महीने में, 9 मिलियन थे अप्रैल के महीने में। जैसे ही मई का मंथ आया, मैंने 12 लाख शेयर्स मजीद दे दिए। जब मैंने 12 लाख शेयर्स मजीद इशू कर दिए, अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है वो 9 मिलियन नहीं है, बल्कि क्या हो गया, 10.2 मिलियन हो गया। ऐसे ही है। तो आप इसको जमा करके लिखें तो ये आ जाएगा आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग, ये हो गया आपके पास 10.2 मिलियन शेयर्स जो है वो बन जाते हैं। फिर अब मई के महीने में कितने शेयर्स हो गए? 10.2। तो मई के महीने में शेयर्स कितने रहे? 10.2 मिलियन। जून में कितने रहे? 10.2 मिलियन। जुलाई में कितने रहे? 10.2 मिलियन। अगस्त में कितने रहे? 10.2 मिलियन। सितंबर में कितने रहे? 10.2 मिलियन। हमने क्या किया, अक्टूबर में 18 लाख शेयर्स मजीद दे दिए। अब जैसे ही 1 अक्टूबर आई, हमने 18 लाख शेयर्स मजीद इशू किए। अब 10.2 मिलियन नहीं हुए, बल्कि मेरे शेयर्स कितने हो गए हैं? मेरे शेयर्स 12 मिलियन हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 12 मिलियन हो गए हैं। तो ये होता है कैपिटल चेन के एक डेट से जब दूसरे डेट पे जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कैपिटल चेन। अब मुझे बताएं 9 मिलियन शेयर्स कितना महीना रहे हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने। बिकॉज जब में कोई इशू हो गया तो टाइम फैक्टर क्या आएगा? 4 मंथ। अब मई के महीने में कितने शेयर हो गए? 10.2 मिलियन। कितना हमारा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5/12। अब 12 मिलियन शेयर, ये कितना सा रहा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने। हम इसको कर देंगे 3/12। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 4/12 करेंगे। 10.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5/12 करेंगे। 12 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3/12 करेंगे। बताएं क्या आंसर आता है? शाबाश, जल्दी से। पहले का आ जाएगा हमारे पास 3 मिलियन, दूसरे का आ जाएगा 425000, दूसरे का आ जाएगा 3 मिलियन। अब इनको जमा कर लें, ये बनेगा 1025000। ये आगे दीज आर योर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब आप इसको डिवाइड करें 1025000 से, तो आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। कितनी बनेगी? 3690000 डिवाइडेड बाय 1025000 3.6। तो रुपीज 3.6 विल बी योर अर्निंग पर शेयर। ये हमारी क्या कहलाएगी? अर्निंग पर शेयर कहला रही होगी। इज दैट क्लियर? चलिए जी, अगला सवाल देखते हैं। इन द हमने क्या करनी है, इसकी बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है 31 दिसंबर 2001 के लिए। इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011, गालिब लिमिटेड मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ रुपीज 3.5 मिलियन। ठीक है। जीएल पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ रुपीज 1.5 लाख। ऑर्डिनरी डिविडेंड 1.5 लाख का। प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये है 65,000 ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। द प्रेफरेंस शेयर्स वर करेक्टली क्लासिफाइड एज लाइबिलिटी। हमने उनको लाइबिलिटी ही ट्रीट किया है और उनका रेलेवेंट जो ट्रीटमेंट है वो भी ले लिया। मतलब इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये इंटरेस्ट लेस होके आया हुआ है। जीएल के पास 1 मिलियन ऑर्डनरी शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है। हमने इसकी ईपीएस कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब ये प्रेफरेंस शेयर्स तो रिडीमेबल है। इसका डिविडेंड जो है वो फाइनेंस कॉस्ट में आना था, वो ऑलरेडी हमने लेस करवा दिया हुआ था। हम लिख लेते हैं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो 35 लाख हमारे पास प्रॉफिट आया। ओके, हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया।
और शेयर्स 1 मिलियन है, हम इसको यहाँ पे 1 मिलियन के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो 35 लाख को 1 मिलियन पे डिवाइड किया, क्या जवाब आएगा? रुपीज़ 3.5। इसकी ईपीएस कितनी बनेगी? 3.5 रुपीज़ ईपीएस बन रही होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने बेसिक ईपीएस जो है वो कैलकुलेट करनी है। ईयर एंड है 31 दिसंबर 2011। इन द ईयर एंडेड जाजिब लिमिटेड का प्रॉफिट कितना आया था? 3 मिलियन। ओके, ऑर्डिनरी डिविडेंड है 1.5 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड है 65,000 ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब थोड़ा सा तब्दीली हो जाएगी, क्या? अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए मेरे पास प्रॉफिट कितना आया था? प्रॉफिट मेरे पास आया था 3 मिलियन का। हमने लिखा जी यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ गया मेरे पास? 3 मिलियन का। 3 मिलियन का मेरे पास प्रॉफिट आ गया। अब जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, क्योंकि वो प्रेफरेंस डिविडेंड है और इररिडीमेबल शेयर्स है, तो वो हम यहाँ पे 65,000 का लेस करवा देंगे। तो ये बनेगा हमारा 2,965,000। इसको डिवाइड कर देंगे जो मेरे पास शेयर्स हैं 1 मिलियन, उसके ऊपर तो मेरे पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। कितनी बनेगी? 2.9 जो है वो मेरी अर्निंग पर शेयर बन रही होगी। अब मैं बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है। ईयर एंड है 31 दिसंबर 20x1। इन द ईयर वेंट अकील लिमिटेड का प्रॉफिट कितना आया? 35 लाख। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, हमारा प्रॉफिट कितना है? 3.5 मिलियन। ओके, AL हैज़ रुपीज़ 1 मिलियन 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। उसने हमें शेयर कैपिटल गिवन किया है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं? 10 लाख के। और डिविडेंड कितना है? 10%। अब ये क्यूमुलेटिव है, डिविडेंड डिक्लेयर हो ना हो हमने लेस करवाना ही करवाना। अगर कहते हैं दिस वुड एंटाइटल द इन्वेस्टर टू रिसीव अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 1 लाख, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को 1 लाख डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू हैं? 1 मिलियन है। तो हमने ईपीएस निकालने हैं। अब एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। क्यूमुलेटिव का वर्ड आ गया, हमने हमेशा क्या करना है? उसको यहाँ से लेस करवा देना है। 1 लाख डिविडेंड बनता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, वो 1 लाख लेस करवा देंगे तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, अर्निंग आ जाएगी, वो है 3.4 मिलियन। ये है अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो 3.4 मिलियन हम इसको रखेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं? 1 मिलियन है। हम इसको 1 मिलियन पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ईपीएस कितनी आ जाएगी? रुपीज़ 3.4 आ जाएगी। फिर एक और सवाल, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है। ईयर एंड है 31 दिसंबर 2011। ईयर एंड है जी हमारे पास ये। काशिफ लिमिटेड का प्रॉफिट है 35 लाख, लिख लेते हैं। प्रॉफिट कितना है काशिफ लिमिटेड का? KL हैज़ रुपीज़ 1 मिलियन 10% नॉन कम्युलेटिव। ये कौन से हैं? नॉन कम्युलेटिव। तो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कितने हैं? 10 लाख के। शेयर कैपिटल गिवन है 10 लाख का। इस पे डिविडेंड कितना मिलेगा? 1 लाख का। द प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज नॉट डिक्लेयर, डिक्लेयर ही नहीं किया गया। अब नॉन कम्युलेटिव शेयर्स हैं, डिक्लेयर नहीं किया गया, क्या लेस करवाएंगे? कुछ भी लेस नहीं होगा। तो इसमें मतलब जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो तो हम यहाँ से लेस नहीं करवाएंगे। तो मेरी अर्निंग एट्रीब्यूटेबल रह जाएगी, वो 35 लाख ही है। इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने थे? 1 मिलियन थे। तो मेरे पास अर्निंग पर शेयर कितनी आ जाएगी? 3.5 आ जाएगी। 3.5 विल बी द अर्निंग पर शेयर। फिर एक और बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है। ईयर एंड है 31 दिसंबर 2011। Friday Limited as a financial year ended year, there were 6 million ordinary shares in issue. On April 1 million new shares फुल मार्केट प्राइस इशू किए गए हैं। टोटल अर्निंग जो है वो 27 लाख है। ओके, अर्निंग कितनी है? 27 लाख। जल्दी से जाते हैं, हम यहाँ पे अर्निंग लिख लेते हैं। कितनी है जी? हमारे पास 27 मिलियन है। रिकॉर्ड कर ली। ओके, टेबल बनाएंगे। ओपनिंग थे 6 मिलियन, हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। 1 जनवरी को ओपनिंग शेयर्स हमारे पास कितने मौजूद थे? 6 मिलियन।
रिकॉर्ड हो गया। फिर वो कहता है कि 1 अप्रैल को हमने 1 मिलियन न्यू शेयर्स मजीद इशू कर दिए। 1 अप्रैल को न्यू शेयर्स हमने इशू कर दिए हैं, कितने? 1 मिलियन। अब 31 दिसंबर तक तो हमारे शेयर्स कितने रहेंगे? 7 मिलियन रहेंगे। अब सवाल ये है कि हमने टाइम पीरियड काउंट करना है। बताएं 6 मिलियन शेयर्स कितना अर्सा रहे हैं? जनवरी का पूरा महीना 6 मिलियन थे, फेब का पूरा महीना 6 मिलियन थे, मार्च का पूरा महीना 6 मिलियन थे, तो 3 महीने। हम इसको 3/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जब हमने 1 मिलियन इशू की है तो अब मेरे पास शेयर्स कितने हो गए हैं? 7 मिलियन हो गए। अब 7 मिलियन कितना अर्सा रहे हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने। इसको हम 9/12 कर देंगे। अब 6 इंटू 3/12 करें और 7 इंटू 9/12 करें, बताएं क्या आता है? पहला होगा हमारे पास 1.5 मिलियन, दूसरा होगा हमारे पास 5250,000, ये बनेगा हमारे पास वेटेड नंबर ऑफ शेयर 6750,000। अब इसको डिवाइड कर दें 6750,000 पे, तो आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगी 27 मिलियन डिवाइडेड बाय 6750, 1 2 3, तो ₹4। दिस विल बी द अर्निंग पर शेयर। इस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। जी जनाब, समझ आई? तो दिस वन, जिसमें हमने सारा अभी फुल मार्केट प्राइस पे, मतलब कीमत के ऊपर इशू कर रहे हैं, वो हमने पूरा सीख लिया। अब हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे बोनस क्या होता है और बोनस किस तरह से इशू हो रहा होता है, वो हम जाके आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक नॉर्मल अप्रोच थी जिसमें हम एक नॉर्मल टेबल के ज़रिए जो है वो इसको लेके चल रहे होते हैं।